जिस तरह से यूपीएससी ने अपने सिलेबस को मॉड्यूल किया है, उस हिसाब से यह सिलेबस बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, लेकिन साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव भी है। और यूपीएससी के सिलेबस को समझना, अगर एक बार आप सिस्टमेटिक तरीके से और इतिहास किस तरह से पढ़ा जाता है उस तरीके से समझ जाते हैं, तो फिर इस विषय के मुकाबले कोई भी विषय किसी भी इम्तिहान में आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल पेपर जीएस में सबसे फायदेमंद होता है, और प्रीलिम्स बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, एक मेजर पोर्शन सवाल का इतिहास से आता है। हम लोग यहाँ यूपीएससी के सिलेबस के आसपास ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यूपीएससी के सिलेबस का जो पेपर 1 होता है, तो इसमें हिस्ट्री और कल्चर से 70% सवाल होता है। तो पेपर 1 का जो 70% सवाल हुआ वो हिस्ट्री और कल्चर का हो। पेपर 2 में जब आप जाते हैं तो वहां संविधान है और इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर है। तो संविधान का जो बैकग्राउंड है वह भी इतिहास का एक हिस्सा होता है। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आप पढ़ाई करते हैं और 1947 के स्वाधीनता अधिनियम तक आते हैं, संविधान के निर्माण तक आते हैं, तो आप इतिहास में भी उसका एक पोर्शन कवर कर रहे होते हैं। इसलिए इतिहास का जो पृष्ठभूमि है वह वहीं से है। गवर्नेंस जब आप पढ़ते हैं तो गवर्नेंस का मतलब होता है जब संविधान वर्किंग में आया है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्किंग। संविधान के प्रावधान जब देश के कार्यकलाप में लागू होते हैं तो वह गवर्नेंस कहलाता है। तो पेपर 2 जो यूपीएससी का है उसका जो गवर्नेंस का हिस्सा है, जब आप 1964 तक हम लोग यूपीएससी के सिलेबस में इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ते हैं, तो नेहरूवियन एरा तक बहुत सारी संस्थाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप में आना होता है। तो गवर्नेंस भी हमारा इतिहास का हिस्सा है। तो वहां संविधान में भी वहां भी इतिहास आपको एक रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में इतिहास के सिलेबस में भी पड़ोसियों के साथ संबंध और नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, जब हम पड़ोसियों के साथ संबंध पढ़ते हैं तो नेहरू एरा में ही वह पाकिस्तान का बनना हो, वह श्रीलंका के साथ संबंध हो, चाइना के साथ संबंध हो, या भूटान पहले भी था, भूटान के साथ जो भी संबंध बदलेगा आगे भी है, लेकिन बांग्लादेश बाद में बनेगा, नेहरू जी के बाद है, नेपाल के साथ संबंध। तो ये सारे संबंध भी हमको इतिहास में भी पढ़ना है। तो जब हम करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी हमको इतिहास ऑप्शनल से सहायता मिलता है। उसमें जब इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आजकल हम लोग ग्लोबलाइजेशन तक पढ़ते हैं, वहां अब 1947 या 1945 में इतिहास विश्व इतिहास का सिलेबस नहीं रुकता है। वहां कोल्ड वॉर भी पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ना है। तो हम ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ 1990 के दशक तक आते हैं। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में हम 90 के दशक कोल्ड वॉर का एंड भी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ही आधार हो जाता है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड का। तो जो आदमी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, उसका फिर पेपर 2 का मेजर हिस्सा कवर हो जाता है। फिर थर्ड पेपर आप देखते हैं, थर्ड पेपर में साइंस टेक है और इंडियन इकोनॉमी है। तो थर्ड पेपर जो जीएस का है, तो जब हम जब हिस्ट्री को 1964 तक पढ़ रहे हैं तो जब इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं
इकोनॉमी का मतलब हुआ इंडियन इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी अपने आप में कोई पूर्ण शब्द नहीं होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमी अपने आप में अधूरा शब्द है, जब इसके साथ कोई और भी जोड़ेंगे तभी वो पूर्णता प्राप्त करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, चाइनीज इकोनॉमी हो, बिहार की इकोनॉमी हो। तो इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ते हैं तो आज भी जब आप इकोनॉमी पढ़िएगा तो हम पढ़ते हैं नेहरूवियन इकोनॉमी एक बैकग्राउंड और पोस्ट नेहरूवियन अभी हम पढ़ते हैं। तो नेहरूवियन इकोनॉमी क्यों पढ़े बिना पोस्ट इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते। तो 1990 में जब हमारी सरकार बनी, नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर और मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो यहीं से हमारी इकोनॉमी का टर्न अराउंड होता है। तो जो इकोनॉमी पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थी या मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती थी, ये इकोनॉमी और इधर झुक के मार्केट इकोनॉमी, तो ये आम आदमी के समझ से बाहर होता है। क्योंकि जब मार्केट इकोनॉमी का अर्थ ही होता है बाजार में जो बिकेगा वही बनेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब था जो आम आदमी की जरूरत है उसका उत्पादन होगा और आम आदमी के बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। इसीलिए नेहरूवियन इकोनॉमी वेलफेयर इकोनॉमी है। नेहरूवियन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी है। आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी है। आज हम अंबानी और अडानी को पढ़ते हैं, है ना। तो इस इकोनॉमी को जब हम पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है नेहरू एरा ही वो इकोनॉमी। तो जब 64 तक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी भी पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ही हमको इसका बैकग्राउंड दे रहा है। भारत की जो साइंस टेक की पॉलिसी है, जितने साइंस में हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है, इस सब का आधार नेहरूवियन पीरियड में है। क्योंकि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो नेहरू ने किताब लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस जितना बड़ा यह देश हमारा है, इस देश को वही आदमी अच्छे से गवर्न कर सकता है जो इस देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति सबसे परिचित हो। नेहरू इतिहास नहीं जानते थे। ही वॉज नॉट सो मच प्रैक्टिकल एज गांधी इन इनिशियल पीरियड। तो ही डिस्कवर्ड इंडिया, उसी का परिणाम है वो किताब। उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किया। तो जब तक हम मर्ज नहीं जानेंगे, जब तक हम आपके मुश्किलों को नहीं समझेंगे, तब तक तो हम आपकी दवा नहीं कर सकते। तो नेहरू ने उन चीजों को और एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्हें बहुत जल्दीबाजी थी। उनको भी पता था कि उनका एज है, देश बड़ा है और करना बहुत सारा काम है। हर आदमी के, कोई आदमी भगवान नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि नेहरू से गलतियां नहीं हुई। तो जब हम गलती करने के लिए करते हैं और जब हम अच्छा करने में गलती करते हैं, दोनों में फर्क होता है। नेहरू जी के अंदर बेचैनी थी कि कितना जल्दी इस देश को आधुनिकीकरण के रास्ते पर ले जाए। हम लोगों ने जो आधुनिकीकरण का परिभाषा पहले पढ़ा है, उस चीज को, मर्म को नेहरू समझते थे। और इसीलिए इतने साइंटिफिक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज, ये सब उनको बनाने की जल्दीबाजी थी।